हेलो बच्चों, आज हम विद्युत धारा चैप्टर के अंतर्गत मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे के अपवाह वेग, जिसे हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, और इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी भी कहा जाता है। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं एक पहले इसका डेफिनेशन बता देती हूँ और उसके बाद फिर हम जो उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद मैं उसका सारांश रूप में उसका डेफिनेशन बताऊंगी। ओके, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक औसत नियत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। सभी एक ही हैं। ठीक, तो हम इसके पहले की क्लासेस में विद्युत धारा का बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। क्लियर? अब हम एक चालक लेते हैं। हमको पता है कि चालक किस चीज़ के रहते हैं। धात्विक चालक मैंने एक लिया है ना। और अगर मैं ये चालक है, यहाँ पर इसको मैं AB से डिनोट कर देती हूँ। क्लियर? और इसकी लंबाई स्मॉल l है। अब इसको हम यदि इसके अंदर हम अगर देखना चाहते हैं कि इसके वास्तव में किसी भी चालक के अंदर में है क्या, तो और जब इस कंडीशन में देखते हैं जब इसमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई है। दोनों में देख रहे कंपेयर, यहाँ पर बैटरी लगा, इसमें बैटरी नहीं लगी है। तो बैटरी नहीं लगी है यानी कि वहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र भी नहीं रहेगा, मतलब वहाँ पर E नहीं रहेगा। ओके, क्लियर? अब तब यहाँ पर इस चालक के अंदर धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन से मतलब ये है कि यहाँ हम किसी भी चालक में देखते हैं तो हर एक परमाणु जो रहते हैं, यानी धात्विक चालक में जो परमाणु होते हैं, हर एक परमाणु के में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से वहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं वे अपनी तापीय ऊर्जा के कारण चालक के अंदर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये इनका जो अपना खुद का टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के कारण, जिसको तापीय ऊर्जा कहा जाता है, उसके कारण ये जो है इस तरह से जिग-जैग रूप में, जिसको यादृच्छिक या इसको कहा जाता है जिग-जैग गति करता है। ये इसको क्या कहते हैं, हम इसके लिए वर्ड लिखे हैं यादृच्छिक गति। क्लियर? जिग-जैग। तो इस प्रकार ये इर्रेगुलर है। जैसे मान लो यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, ये अब इनका अगर देखें हम लोग तो कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर, मतलब सभी जो हैं वो एक नियमित रूप से ये गति नहीं करते हैं। तो इनको कहा जाता है यादृच्छिक गति। क्लियर? हम प्रायिकता के चैप्टर में 10th में पढ़े हैं कि अगर मान लो किसी भी पैकेट में मान लो 4-5 प्रकार के अगर कोई भी कलरफुल अगर कोई भी वस्तु है, तो उसमें से किसी भी एक वस्तु को यादृच्छिक रूप से निकालने की प्रायिकता निकालते हैं, तो वो अचानक से यादृच्छिक किसी का भी, तो ये वर्ड वहाँ पर हम पढ़े हैं। फिलहाल यहाँ पर ये जो यादृच्छिक है वो इस तरह से जिग-जैग अनियमित रूप से ये गति होता है। क्लियर? हम केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके थे, पढ़े होगे आप लोग कि हर एक जो परमाणु होता है, धात्विक चालक में परमाणु होते हैं, तो प्रत्येक परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉन के आसपास परमाणुओं के कारण, आसपास जो परमाणु रहते हैं उनके कारण वह विद्युत बल का अनुभव करता है। ओके, चलिए मैं अभी बात कर रही थी यहाँ पर कि प्रत्येक परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉन आसपास के परमाणुओं के कारण, यहाँ पर इसके आसपास परमाणु होंगे, है ना, तो उनके कारण वह एक प्रकार का बल अनुभव करता है, जिसके कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से आपस में बंधे नहीं रहते, बल्कि चालक के अंदर वह इधर से उधर, वह जो है रिक्त, जो भी खाली जगह रहता है वहाँ पर रिक्त स्थानों में धन आयनों से, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर वहाँ पर क्या होगा, परमाणु जो है वो धनायन में बदल जाते हैं।
तो उन धन आयनों से वो टकराते हुए गैस के अणुओं के जैसे, जैसे गैस के अणु में वह जो है जिगजैग अनियमित रूप से यादृच्छिक गति करते रहते ना, तो वैसे ही यह जो है यहाँ पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और इस चालक के पृष्ठ को छोड़कर वो बाहर नहीं जाते, इसके अंदर में ही ये जो है ये गति करते रहते हैं। और मैं एक बार और बता दूं, यह गति उनके खुद के टेम्परेचर के कारण, तापीय ऊर्जा के कारण यह गति यादृच्छिक गति संभव हो पाती है। और इसी यादृच्छिक गति के कारण उनमें गतिज ऊर्जा भी रहती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं होने पर किसी एक विशेष दिशा में अगर देखा जाए तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो टोटल जो गति होती है, नेट गति जिसको कहेंगे, वह 0 मिलती है हमको। क्लियर? तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं आगे, मतलब जब बैटरी यहाँ नहीं लगी है, यानी विद्युत क्षेत्र नहीं है यहाँ पर। ओके, तो इस कंडीशन में हम यदि ये देखें कि यहाँ पर ये बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का इस स्थिति में, मान लो पहला जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन बोलूँगी यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u3। ऐसे ही सपोज यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो nवें इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग un होगा। क्लियर? ये सारे जो हैं, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उनका प्रारंभिक वेग हमने यहाँ पर माना। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका जो वेग होगा वह प्रारंभिक वेग क्या होगा यहाँ पर इनका, यह 0 रहेगा। क्लियर? अगर हम इन्हीं का औसत वेग अगर निकालते हैं तो वो क्या होगा, वो हम देखते हैं। प्रारंभिक औसत वेग, औसत कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा, 10th में आप पढ़ चुके हैं। चलिए, u1 प्लस u2 सभी को हम ऐड कर देते हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू, चूँकि इसकी वैल्यू 0 है, तो ये टोटल टर्म्स कितना हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार ये जो प्रारंभिक औसत वेग का मान है वह कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर? ये कब है, जब यहाँ पर इस चालक में कोई बैटरी नहीं लगी है, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति नहीं है। क्लियर? अब हम यहाँ पर बैटरी लगाएंगे, तब देखते हैं क्या होता है। चलिए, अब हम इस चालक के दोनों सिरों से हम के बीच में बैटरी लगा देते हैं। तो यहाँ हम धन सिरे को, बैटरी के धन सिरे को ए सिरे से, चालक के ए सिरे से जोड़े हैं और बैटरी का ऋण सिरा चालक के दूसरे सिरे बी से जुड़ा हुआ है। ओके, तब यहाँ पर यानी हम ये कह सकते हैं, इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में ये कहती हूँ कि जब चालक के सिरों के बीच में बैटरी जोड़कर V वोल्टेज लगाया जाता है तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से इस तरफ होगी, यानी A से B की तरफ होगी। और यहाँ पर चूँकि बैटरी का धन सिरा A से जुड़ा है, यानी A वाला सिरा धन सिरा हो जाएगा चालक का और B वाला सिरा वह ऋण सिरे की तरफ व्यवहार करेगा। क्लियर? अब यहाँ पर क्या होगा, चूँकि यहाँ पर इस धात्विक चालक के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वह इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनका इस E का डायरेक्शन इधर है तो इनका डायरेक्शन इस तरह से, इसके जस्ट विपरीत होगा। ये इस प्रकार से गति करने लगेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं इसको कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स
माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है, प्लस से माइनस की ओर है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? तो इस प्रकार हम यहाँ पर ये चीज़ देखें। अब इस कंडीशन में यदि इन इलेक्ट्रॉनों का वेग जो है बैटरी लगाने से यहाँ पर क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। चलिए, अब हम यदि इस कंडीशन में मान लो पहले इलेक्ट्रॉन का वेग U1 से, जो यहाँ पर U1 था वह V1 हो जाता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग V2 हो जाता है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग U3 से V3 हो जाता है, और यदि nवें इलेक्ट्रॉन का वेग UN से Vn बदल जाता है, इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग कह सकते हैं। ये जो ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं ना n, तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अंतिम वेग कहेंगे। क्लियर? अब यदि हम जैसे यहाँ पर प्रारंभिक वेग का हम औसत वेग निकाले थे, वैसे ही यहाँ पर हम इनका औसत वेग निकालेंगे और इनकी वैल्यूज जो है वह ज़ीरो नहीं होगी। जैसे यहाँ पर प्रारंभिक वेग ज़ीरो था ना, यहाँ पर ये वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, इन अंतिम वेग का मान। तो अब हम देखते हैं यहाँ अंतिम औसत वेग, इसको हम V एवरेज शो कर सकते हैं, इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यानी V1 प्लस V2 प्लस Vn अपॉन n, ये हमको मिलता है। और इसी को कहा जाता है, इस Vd से इसको शो किया जाता है, और यही होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, जिसको अपवहन वेग भी कहते हैं या अनुगमन वेग भी कहा जाता है, और इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को दोनों, जैसे जब बैटरी नहीं लगी है और जब बैटरी लगी है, तब हम यहाँ पर वेग का मान निकाले, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं उनके वेग का मान निकाले। तो दोनों को कंपेयर करके मैं इनका डेफिनेशन आपको बताती हूँ। इसके पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताया था, उसको देखिए आप। ये था स्टार्टिंग का डेफिनेशन, ठीक। अब ये जो हम समझे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैसे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इस चीज़ को देखिए। जब किसी चालक को बैटरी लगाते हैं या बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, तो विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक निश्चित दिशा में बल लगाता है। इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन को जो वेग प्राप्त होता है उसे अंतिम वेग हमने अभी देखा कहते हैं। और जब इनका हम औसत निकालते हैं तो वह औसत वेग 0 के बराबर नहीं होता है। इसी औसत वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और इसको V सफिक्स D से यानी VD से इसको दर्शाया जाता है। क्लियर? ये सारे चीज़ें हमने अभी देखा ना वहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चालक के अंदर जो विद्युत का प्रवाह होगा, यानी विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग या अपवाह वेग के कारण होता है। अब इसी अपवाह वेग या फिर हम यहाँ अनुगमन वेग के लिए व्यंजक अब आगे निकालते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जब चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो आवेश था, है ना, तो वो आवेश किस प्रकार का है? इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऋणात्मक आवेश है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा वहाँ पर बल लगता है। इसी मैंने स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पर डेफिनेशन में। तो वह जो बल है वह क्या होगा, इस चीज़ का हम पहले देखते हैं। तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि कोई भी आवेश अगर किसी विद्युत क्षेत्र में है, तब उस स्थिति में उस पर लगने वाले बल का मान F = QE के रूप में हम निकाल चुके हैं। और ये हम कहाँ निकाले हैं आप याद कीजिए,
हम जब विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे तो स्टार्टिंग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला निकाले थे वहीं से। अब इससे हम E की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो E इक्वल्स टू F/Q हमको निकल जाएगा। यहाँ पर ये जो E और F का हम डायरेक्शन थोड़ा बता देते हैं तो आपको और रिवाइज हो जाएगा। इसका जो है वह कैसा था, ऋणावेश की ऋणात्मक की ओर, जो चालक का जो B सिरा जो ऋणात्मक था उसी दिशा में, और F की दिशा किधर, चालक का A सिरा जो धनात्मक था उस दिशा में। क्लियर? तो इस दिशा में बल लगता है तभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसी दिशा में गति करते हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पर देखते हैं इसी को कि जब यहाँ ये जो Q है, यहाँ पर यह Q किस रूप में है, इलेक्ट्रॉन के रूप में है, तो क्या हम इस Q की जगह में E लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पर। तो E इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, F/E। क्लियर? तो इसको हम इस तरह से, अगर हमको आगे F इक्वल्स टू E इंटू कैपिटल E के रूप में यूज़ करना हो तो वैसा भी यूज़ कर लेंगे, इस रूप में यूज़ करना हो तो इस रूप में भी यूज़ कर लेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। क्लियर? मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और ये सारी चीज़ें हम कब कर रहे हैं, जब बैटरी लगी हुई है तभी है। अब देखिए एक चीज़, मैंने यहाँ पर जो बल की बात कही ना, उसको मैं इस तरह से एक बार और बात समझा देती हूँ। जब यहाँ पर यह आवेश यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश रहता है तो हम इस चीज़ को पढ़ें, इसी चीज़ को मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और यहाँ पर ये इस आवेश पर जो आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में है, इस पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा इस तरह से, इस दिशा में होगी। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के ऊपर विपरीत दिशा में बल लगता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर में। एक समान विद्युत क्षेत्र में यानी यही जो विद्युत क्षेत्र है वही इलेक्ट्रॉन के ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाता है। ओके, मैं इधर से भी आपको बता दी यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम ये देखते हैं कि चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से हम पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u1 लिए तो उनका अंतिम वेग t1 समय में v1 हो जाता है, और ऐसे ही दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u2 t2 समय में वह v2 हो जाता है अंतिम वेग के रूप में। इसी प्रकार जब हम nवें इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग un को देखते हैं तो वह tn समय में वह अंतिम वेग vn के रूप में बदल जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से जब हम औसत अंतिम वेग निकालते हैं, पहले हमने औसत ये सारी चीज़ें निकाली हैं, फिर भी अभी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करना है तो हम ये चीज़ निकाल कर देखते हैं। तो औसत हम अंतिम वेग निकालते हैं तो ये जितने भी ये जो अंतिम वेग है इनका योग हो जाएगा और n से हम इसको डिवाइड कर देंगे, और यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहलाता है। इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं पहले। ओके, तो इस तरह से हम इसको VD से डिनोट कर देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब यहाँ पर अब आगे हमको यहाँ पर न्यूटन की गति का समीकरण हम यूज़ करते हैं। तो गति का जो समीकरण है वह जब हम उस समय गति का समीकरण यूज़ करेंगे जिस ऐसा तीनों में से कि जिसमें ये तीनों हो u, v और t, तो ऐसा एक केवल पहला समीकरण है। तो v इक्वल्स टू u प्लस at ये होता है। यहाँ v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t त्वरण है। अब पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए यह समीकरण v1 इक्वल्स टू u1 प्लस at1 हो जाएगा। ओके, दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए v2 इक्वल्स टू u2 प्लस at2, और वैसे ही nवें मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए यह समीकरण vn इक्वल्स टू un प्लस a इंटू tn हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को हम जो अभी यहाँ पर vd की वैल्यू फाइंड आउट किए इस इक्वेशन 2 में हम रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए vd इक्वल्स टू
V1 की वैल्यू अगर रखते हैं तो U1 प्लस AT1 प्लस V2 की वैल्यू U2 प्लस AT2 प्लस ऐसे ही हम NW का रखते हैं VN का तो UN प्लस ATN, ये हमको मिल जाता है। क्लियर। अब हमको ये पता है, हम स्टार्टिंग में देखे हैं यहाँ पर कि औसत प्रारंभिक वेग का मान 0 होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर U1 वाले जो U1 U2 वाले UN वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं इस तरह से, U1 प्लस U2 प्लस डैश डैश UN, है ना। और बाकी जो ये A और T1 वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साथ इस तरह से लिख लेते हैं। ओके, तो मैंने अभी कहा कि ये वाला टर्म जो है वो 0 होता है, यहाँ हम 0 रखेंगे इसकी वैल्यू, और इस तरह से यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रख देंगे, ओके, अपॉन n के फॉर्म में। चलिए अब हम Vd इक्वल्स टू, आगे हम देखते हैं, यहाँ पर a को निकाल लेते हैं, तो a इक्वल इंटू T1 प्लस T2 प्लस Tn, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको। देखिए आप, अपॉन n। अब Vd इक्वल्स टू a इंटू ये सारा क्या होगा, समय का औसत मान, यानी इसको हम टाउ से दर्शा सकते हैं। यानी टाउ क्या होता है ये देख लीजिए, इसको क्या कहा गया है, टाउ। तो अनुगमन वेग का मान हमको आता है Vd इक्वल्स टू a इंटू टाउ। क्लियर। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से। क्लियर। अब टाउ इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस क्या है, Tn अपॉन n, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल होता है ये। तो ये जो औसत समय अंतराल है, इसको मैं समझाने के लिए एक आप लोगों को एक बताती हूँ इस तरह से। मान लो ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये फ्री तीसरा फ्री इलेक्ट्रॉन ये है। अब यह जो है यहाँ से ऐसे यहाँ से टकराया, उसके बाद जब यहाँ पर टकराएगा इससे, तो यहाँ से यहाँ पर टकराने के लिए कुछ तो समय लगेगा, तो वहाँ पर वो रेस्ट पोजीशन में होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो वही जो है, वही जो टाइम रहता है, रेस्ट टाइम इस इलेक्ट्रॉन का, वही कहलाता है श्रांति काल, विश्रांति काल या श्रांति काल कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल। क्लियर। ये इधर से टकराया, उसके बाद इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकराने में जो समय बीच में बच रहा है टकराने पर के पहले, तो वही समय जो है वह विश्रांति काल कहलाता है। ओके। अब इस विश्रांति काल का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है विश्रांति काल, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। विश्रांति काल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं, और इसको हम टाउ से दर्शाते हैं। क्लियर। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे फिर हम देखते हैं। चलिए आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। अभी हमको त्वरण का मान कितना मिला था, E माइनस E इंटू E अपॉन m के फॉर्म में मिला था। क्लियर। और अभी हमको Vd की वैल्यू कितने मिली,
a इंटू टाउ के रूप में। क्या हम इस a की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं? मैंने इसका वेक्टर फॉर्म ले लिया, आप वेक्टर फॉर्म नहीं लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं, मैंने वहाँ वेक्टर लगाया था इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। क्लियर? नहीं तो फिर आप अदरवाइज इसको a इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम लिख सकते हैं। नो डाउट, नो प्रॉब्लम इसमें, है ना। अब यहाँ पर e इंटू ई अपॉन एम लिख देते हैं हम यहाँ पर इसकी वैल्यू, और ये टाउ। यहाँ m को बता देते हैं इस फॉर्मूले में हम कि m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ओके, और E के बारे में हमको पता है, विद्युत क्षेत्र, टाउ विश्रांति काल। क्लियर? और विश्रांति काल के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर से यहाँ बता देती हूँ कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य का समय, जिसको कि रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, यानी फ्री टाइम जो रहता है पहले टक्कर के बाद दूसरे टक्कर होने में, पहले इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में जो टक्कर का जो समय रहता है ना पहले के बाद, तो वो जो बीच का समय रहता है, टक्कर के बीच का समय, उसी को, यानी उस समय वो रिलैक्स कंडीशन में रहता है, उसी को कहा जाता है विश्रांति काल। क्लियर? अब इसी को आगे हम सॉल्व करते हैं। इसको हम अगर विदाउट ये लिखना चाहें, माइनस को भी हटा दें, तो इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसमें हम ये जो है अनुगमन वेग का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हमको E के बारे में पता है, तो यहाँ पर E की वैल्यू भी रख सकते हैं। हम विभव प्रवणता वाले चैप्टर में पढ़े थे कि विभव प्रवणता का मान क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद है? E इक्वल्स टू dv अपॉन dx, ये हम पढ़े थे, माइनस फॉर्म में होता है, मैंने माइनस यहाँ पर नहीं यूज़ किया कैलकुलेशन में। तो इसको क्या हम v लिख सकते हैं, और dx क्या है, वो जो चालक है उसकी लंबाई। क्लियर? जो AB चालक है उसकी L लंबाई है, वहाँ पर V वोल्टेज लगाया गया है, तो विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। इसी को हम यहाँ पर विभव प्रवणता के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, पहले ही। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर E इक्वल्स टू V अपॉन L लिख सकते हैं, और इस वैल्यू को शायद हम, इसको मैं नेक्स्ट इक्वेशन जो भी है ये दे देती हूँ, इस इक्वेशन में हम रखते हैं। तो हमको अनुगमन वेग का फॉर्मूला जो मिलेगा वह क्या होगा, वो देखिए। अनुगमन वेग Vd इक्वल्स टू E अपॉन M, और E की वैल्यू V अपॉन L हो जाएगा। मैंने अरेंज करके लिख दिया इसको, इनटू टाउ। तो इस प्रकार हमको जो फाइनली नेक्स्ट जो फॉर्म मिला है Vd का, अनुगमन वेग का, वो इस रूप में मिला है। पहला Vd इक्वल्स टू E इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ के रूप में। अगर इसके पहले वाला और फॉर्म देखें तो Vd इक्वल्स टू A इंटू टाउ। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, Vd इक्वल्स टू E इंटू V इंटू टाउ अपॉन M इंटू L। यदि हम E की वैल्यू रखते हैं तब ये हमको अनुगमन वेग, किसका अनुगमन वेग है, धात्विक चालकों में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अवगमन वेग, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये, उसके लिए फॉर्मूला है। क्लियर? एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आते हैं अनुगमन वेग के लिए, आप व्यंजक निकालिए, तो आपको यहाँ तक करना है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो अनुगमन वेग का मान होता है, यहाँ पर आप देखे होंगे कि यह जो है समय पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन यानी समय पर निर्भर नहीं करता ने, समय यहाँ पर कांस्टेंट है। लेकिन यह जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित जरूर होते हैं, मतलब त्वरित होते हैं, यानी त्वरण का डेफिनेशन हमको पता है। क्या होता है त्वरण का डेफिनेशन? कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरित जरूर होंगे, लेकिन वे समय पर निर्भर नहीं करते हैं। ओके, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह व्यंजक जरूर समझ में आया होगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।